Hello everyone, I hope you are well guys. Welcome to my YouTube channel. So guys, today topic is cost of preference share capital. So guys, आज हम cost of capital के second part cost of preference share capital को discuss करेंगे. मैंने लास्ट वीडियो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फर्स्ट पार्ट पे डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ डेब्ट. मैंने उस वीडियो में कॉस्ट ऑफ डेब्ट, इवन कॉस्ट ऑफ डेब्ट के टाइप्स और मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे. अगर आपको उस वीडियो में कहीं पे भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट पे बता सकते हो. मैंने प्रीवियसली काफ़ी सारे कॉर्पोरेट फाइनेंस से टॉपिक्स को कवर किया है, उस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं. मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पूरा कवर किया है और फाइनेंसिंग डिसीजन का सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं. इवन मैंने फर्स्ट यूनिट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट वैल्यू पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है. आप उन वीडियोस पे जाकर देख सकते हो और अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो. आपको इन वीडियोज़ के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे. आप उन वीडियोज़ को जाके देखो और कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो. और इवन आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स पे उन टॉपिक को बता सकते हो. ओके, सो गाइस चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सो गाइस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है उसको पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है. सो गाइस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज द फंड्स जनरेटेड बाय अ कंपनी थ्रू इशूइंग प्रेफरेंस शेयर नोन एज प्रेफरेंस स्टॉक. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है वो एक्चुअली फंड होता है जो कंपनी जनरेट करती है प्रेफरेंस शेयर को इश्यू कराकर. हम प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस स्टॉक्स भी बोलते हैं. तो कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस स्टॉक को इश्यू कराती है, ठीक है, और उसके थ्रू अपनी कंपनी के लिए फंड जनरेट करती है. तो प्रेफरेंस शेयर से जो फंड जनरेट होता है हम उसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं. ओके, और जो प्रेफरेंस शेयर को खरीदता है, जो प्रेफरेंस शेयर को होल्ड करता है उसे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं. ओके, सो गाइस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट राइट टू रिसीव डिविडेंड्स इवन बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर. सो गाइस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये फर्स्ट राइट होता है कि उनको पहले डिविडेंड रिसीव होता है बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर से. सो गाइस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बेनिफिट्स ये होते हैं कि उनको डिविडेंड पहले मिलता है. ठीक है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कंपनी की जो प्रॉफिट्स होती हैं, जो हम ईबीआईटी में से टैक्स और इंटरेस्ट को रिड्यूस करने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है उनको जब हम कंपनी के शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको हम डिविडेंड्स कहते हैं. तो जब नेट प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट में से हम पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं. तो नेट प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले हम डिविडेंड देते हैं, उसके बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं. ओके, तो गाइस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो एडवांटेज मिलती है. पहला कि उनको डिविडेंड पहले रिसीव होता है ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर, और दूसरी प्रायोरिटी होती है कि उनको एसेट्स पे, जो कंपनी की एसेट्स होती हैं उन पे उनकी फर्स्ट राइट होता है. अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो रीपेमेंट के टाइम पे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपे किया जाता है, उनके शेयर्स को लेकर उन्हें पैसे दे दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाती है. ओके, तो इनके ये दो एडवांटेज है, लेकिन इनके डिसएडवांटेज भी होते हैं कि अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो इनके जितने डिविडेंड फिक्स है उनको उतना ही मिलेगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड्स इंक्रीज भी हो सकते हैं. ठीक है, और अगर इन केस वो कंपनी लॉस कर रही है तो डिक्रीज भी हो सकते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ये डिसएडवांटेज होता है कि इन्हें कंपनी की ओनरशिप नहीं मिलती है, बल्कि इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है. सो गाइज, मैंने यहाँ पर आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में भी बता दिया, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी मैंने डिस्कस कर दिया, और इवन इक्विटी शेयर होल्डर्स के भी राइट्स मैंने यहाँ पे बता दिए. तब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है. इनको पहले डिविडेंड्स मिलती हैं, और जो इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं. ओके, उन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं. और कंपनी जो होती है वो प्रेफरेंस शेयर को इश्यू कराकर, प्रेफरेंस का मतलब है ऐसे शेयर जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो, तो ऐसे शेयर्स को इश्यू कराकर वो अपने कंपनीज की फंड जनरेट करती है. तो जो प्रेफरेंस शेयर से जो फंड जनरेट होता है उसे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं. क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं. गाइज, आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो वैल्यू होती है, जो कॉस्ट होती है, उसी को हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं. समझ में आ गया कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है. ठीक है, अब हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं.
ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के 2 टाइप्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, सो गाइज आप ये तो जानते होंगे कि प्रेफरेंस शेयर के 2 टाइप्स होते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। उसी पर कैपिटल भी बना हुआ है सेम एज इट इज, ठीक है। लेकिन आप ये समझ लो कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको कैपिटल भी बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। मान लो किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, किसी कंपनी के कुछ शेयर्स को, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स को आपने खरीदा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को आपने खरीदा है जो किसी मैच्योरिटी डेट पर आप उसे बेचकर, कंपनी को बेचकर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ टाइम के लिए, आप फुल टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो आप कुछ टाइम के लिए करना चाहते हो, आप 5 ईयर्स के लिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो रिडीम के केस में क्या होता है कि आप उस कंपनी में 5 ईयर्स के लिए आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, तो एट ए मैच्योरिटी डेट जब आपका 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम पे आप अपने शेयर्स को कंपनी को बेचकर उस शेयर्स के बदले आप कैश ले सकते हो, ठीक है। तो उस शेयर्स को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये केवल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में होता है कि आपका जो शेयर होता है वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर केस में क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फुल टाइम के लिए होता है। इस केस में आप अपने शेयर्स को कंपनी को बेचकर कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। रिडीम का मतलब होता है कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, पर इररिडीमेबल का मतलब होता है कैश में कन्वर्ट आप उसे नहीं करा सकते। ये इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। समझ में आ गया? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि ऐसे शेयर होल्डर जो अपने इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइम के लिए रखते हैं, कुछ टाइम के बाद मैच्योरिटी डेट पर अपने शेयर्स को बेचकर उसके बदले वो कैश ले लेते हैं, ठीक है। तो उनके कैपिटल को हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं, और इररिडीमेबल के केस में जब होता है तो उनको हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं, और इनके कॉस्ट को ही हम कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं एंड कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं, ठीक है। आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो गाइस कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है। हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज सिमिलर टू द कैलकुलेशन ऑफ परपेचुइटी। परपेचुइटी का मतलब ही होता है कि लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। जो आपका शेयर्स है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो लाइफ टाइम के लिए, उसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में आपकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, आपकी इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम के लिए होती है, ठीक है। इसके कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ये समझते हैं। को आप ये केपी इज इक्वल टू पीडी अपॉन पी नॉट। केपी का मतलब क्या है? केपी का मतलब है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को हम केपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट कर रहे हो वो कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ओके। इज इक्वल टू पीडी अपॉन पी नॉट। पीडी क्या है गाइस? सो पीडी इज एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड। जो आपकी एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड है उसको हम पीडी बोलते हैं, ठीक है। पी नॉट क्या है? पी नॉट इज नेट प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। नेट प्रोसीड्स है, जैसे हमने कॉस्ट ऑफ डेप्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट में भी हम लोग एनपी लेते थे, तो एनपी को क्या बोलते थे? नेट प्रोसीड्स बोलते थे या करेंट प्राइस बोलते थे, ठीक है। तो सेम इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप यहाँ पे भी पी नॉट को नेट प्रोसीड बोलोगे, ठीक है। या अगर इन केस क्वेश्चन में करेंट प्राइस दिया हुआ है तो आप इसको करेंट प्राइस भी कंसीडर कर सकते हो, ओके। सो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप याद रखना, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, पीडी अपॉन पी नॉट, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। सो गाइस क्वेश्चन इज XYZ एंड कॉर्पोरेशन, कोई XYZ कॉर्पोरेशन है, इश्यूज 3000, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच रुपीज एट 185 रुपीज ईच, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सो गाइस क्वेश्चन में क्या है कि XYZ एंड कॉर्पोरेशन कोई कंपनी है, वो 3000 प्रेफरेंस शेयर को इश्यू कर रही है। कितने प्रेफरेंस शेयर को इश्यू कर रही है? 3000 प्रेफरेंस शेयर को इश्यू कर रही है, ठीक है। कितने परसेंट पे? 10% पे वो इश्यू कर रही है, और एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है, ठीक है।
लेकिन एट 85 रुपीज़ ईच, लेकिन उसको मिल कितना रहा है, 85 रुपीज़ मिल रहा है, मतलब उसकी जो करेंट प्राइस है वो 85 रुपीज़ है। ओके, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हमें प्रेफरेंस शेयर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि हमें इनपुट क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो गाइज हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, KP इज इक्वल टू PD अपॉन P0। ठीक है, PD क्या होता है, ये आपकी एनुअल प्रेफरेंस शेयर होती है। अभी हम लोग ने पढ़ा है ना, एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। ठीक है, तो PD आपका एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो भी आपका प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है उसका आप 10% फाइंड आउट कर लो। देखो PD मैंने ये 10% क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको पहले से दी हुई है कि जो आपको प्रेफरेंस शेयर मिल रही है वो कितने परसेंटेज में मिल रही है। तो जो भी यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है आप उसी की बेसिस पे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर जो है वो कितने शेयर जो 100 रुपीज़ का है उसकी परसेंटेज क्या है, 10% है। तो हम PD को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाल लेंगे। ये आप इसको फेस वैल्यू भी कह सकते हो, क्यों, क्योंकि जो आपकी प्रेफरेंस शेयर है उसकी वैल्यू जो है वो कितने का बिक रहा है, वो 100 रुपीज़ की बिक रही है। ठीक है, तो वो 100 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू हो गई। ठीक है, तो 10% आप 100 रुपीज़ का निकाल लो, जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, तो फॉर्मूले में आप पुट कर दो। ठीक है, अब देखो PD आपने क्या पुट किया, 10 इंटू 3000। 3000 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इसका रीज़न ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं वो हम एक प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कितने प्रेफरेंस शेयर इश्यूज हो रहे हैं, 3000 प्रेफरेंस शेयर इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जब हम एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से। ठीक है, तो वो 3000 प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपका जो PD आ गया 3000 प्रेफरेंस शेयर की, वो कितनी आ गई, 3000 इंटू 10 रुपीज़। ओके, अब हम P0 की बात करेंगे। P0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझो, नेट प्रोसीड होता है। ठीक है, तो P0 आपका नेट प्रोसीड दिया हुआ है या करेंट प्राइस दी हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नेट प्रोसीड क्या दिया हुआ है, 85 रुपीज़। कैसे, यहाँ पे देखो 10% वाला तो समझ में आ गया। ये क्या लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो एट 85 रुपीज़ ईच है, मतलब 100 रुपीज़ तो इसकी फेस वैल्यू में, इसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर इतनी इशू की गई है, इतने रुपए की इशू की गई है, लेकिन मिल कितना रहा है, 85 रुपीज़ मिल रहा है, तो वो इसकी नेट प्रोसीड हो गई। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे पुट की है 85 रुपीज़। ठीक है, तो ये एक की बात कर रहा है। ठीक है, एक प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है, और हमने कितना प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, 3000 इशू किया है, इसीलिए हम इस 85 की वैल्यू को 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप तो ये जानते होगे ना, जब हम बहुत सारी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम इन केस में जब एक की वैल्यू निकल गई है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से, तो 3000 प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, अब देखो 3000 से 3000 कैंसिल हो गया, हमारे पास 10/85 बचा। ठीक है, आप इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.1176। ठीक है, ये आपकी डेसिमल वैल्यू होगी, लेकिन हम निकालेंगे परसेंटेज में, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 11.76%। ठीक है, तो इस केस में जो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 11.76% आई है। ठीक है, मतलब प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है, कितनी कॉस्ट है, 11.76%। ठीक है, तो आपको इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर समझ में आ गया होगा। इसके फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर समझेंगे। आपको मैंने बता दिया है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, कि मैच्योरिटी डेट पे हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स को बेचकर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला क्या होता है, KP इज इक्वल टू PD प्लस RV माइनस NP अपॉन N डिवाइडेड बाय RV प्लस NP अपॉन 2। ओके, तो ये सेम फॉर्मूला हमने कॉस्ट ऑफ डेप्ट में भी पढ़ा था, बस PD की जगह पे I पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि वहां पे डेप्ट में इंटरेस्ट की बात होती है और प्रेफरेंस शेयर में हम PD की बात करते हैं। PD का मतलब है एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करते हैं। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है, आप समझ लोगे। ठीक है, कोई टफ नहीं है। तो सेम एज इट इज, जैसे हमने कॉस्ट ऑफ डेप्ट में बात किया था,
ठीक है, वहां पे आई था तो यहाँ पे पीडी है, पीडी का मतलब है एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। आरवी सेम एज इट इज रिडेम्पशन वैल्यू है, लेकिन वहां पे डेप्ट की रिडेम्पशन वैल्यू थी, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन वैल्यू है, ठीक है। एनपी क्या है, नेट प्रोसीड्स है फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर जब से इशू हो रही है उसकी नेट प्रोसीड है, याद रखना एनपी। एन क्या है, स्मॉल एन जो है वो आपकी रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि जो आपने शेयर्स खरीदी है वो कितने टाइम के लिए, कितने सालों के लिए आपने खरीदी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसी को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन यूज करेंगे और हम समझेंगे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को, ओके। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करना, ओके। तो XYZ लिमिटेड कंपनी इशूज 2000 शेयर्स। अब यहाँ पे कितने शेयर्स इशू कर रही है, 2000। 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट 95 रुपीज ईच। द कंपनी proposes to redeem the preference shares at the end of 10th year from the date of issue. Calculate the cost of preference share, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में समझो कि हमें गिवन क्या है, ठीक है। कंपनी जो है वो 2000 प्रेफरेंस शेयर को इशू कर रही है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स की जो वैल्यू है, फेस वैल्यू कितने में वो इश्यू हुई है, वो 100 रुपीज में इश्यू हुई है, मतलब एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज में इश्यू हुआ है। और कितने प्रेफरेंस शेयर इश्यू हुए हैं, 2000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू हुए हैं, ठीक है। और एक प्रेफरेंस शेयर में जो रेट लग रहा है वो कितना रेट लग रहा है, 10% रेट लग रहा है, याद रखना। समझ में आ गया कि प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज में इशू हुआ है, रेट 10% का लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एट 95 रुपीज ईच लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपीज में तो इशू हुआ है, लेकिन मिल कितने में रहा है, 95 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि द कंपनी प्रोपोजेस टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द 10th ईयर। जो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया, जो इशू करवाया है, ठीक है, वो रिडीम हो जा रहा है 10 सालों में, मतलब 10 सालों में इसकी मैच्योरिटी डेट आ जा रही है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू से 10 साल के बाद ये क्या हो जा रहा है, रिडीम हो जा रहा है, ठीक है। तो रिडीम हो जा रहा है तो मतलब ये कौन सा प्रेफरेंस शेयर है, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करनी है कि प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कितनी है, वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला अभी हमने जस्ट पढ़ा है, KP इज इक्वल टू PD प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल RV प्लस NP अपॉन 2, ओके। तो PD कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, जितनी रेट दी हुई है प्रेफरेंस शेयर की और फेस वैल्यू दी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू क्या है, 100, इसी का हम 10% निकालेंगे। तो जब हम निकालेंगे तो हमारे पास 10 रुपीज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेट प्रोसीड वैल्यू या करेंट प्राइस कितनी दी हुई है, तो कितने रुपए में आपको प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है, 95 रुपीज में वो आपको प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है, तो यही आपकी नेट प्रोसीड हो जाएगी, ठीक है। रिडेम्पशन वैल्यू वही वैल्यू होती है जो फेस वैल्यू होती है प्रेफरेंस शेयर की, ठीक है, जैसे हमने कॉस्ट ऑफ डेप्ट में किया था, ठीक है। तो 100 रुपीज में इशू हो रहा है प्रेफरेंस शेयर, और कितने सालों के लिए चल रहा है, ये 10 सालों के लिए चल रहा है, तो 10 ईयर्स आपकी एन हो जाएगा, ठीक है। अब हम फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं, इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो PD आपका कितना आया है, 10 रुपीज, हम 10 पुट कर देंगे, प्लस प्लस RV कितना है, RV इज 100 पुट कर देंगे, फिर माइनस माइनस, और NP क्या है 95, तो NP की प्लेस पे हम 95 पुट कर देंगे, ओके, समझ में आ गया। N क्या है 10, तो हम 10 पुट कर देंगे, ठीक है। सेम एज इट इज RV आपका क्या है 100, जैसे आपने ऊपर पुट किया यहाँ पर, फिर प्लस है फॉर्मूले में तो प्लस लगाएंगे, फिर NP आपका 95 है तो एज इट इज 95 यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाई 2 है तो एज इट इज यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ओके, समझ में आ गया। अब 10 तो 10 ही रहेगा, प्लस हो जाएगा, 100 में से 95 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, ओके। और यहाँ पे 100 प्लस 95 इज 195 और डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब 5/10, ठीक है, 195 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 97.5, ओके। अब हम इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, तो देखो 5/10 जो है इसको जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/2,
समझ में आ गया। तो 10 + 1/2 डिवाइडेड बाई 97.5, ये कहाँ से आया है, ये 195 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 97.5 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये 10 + 1/2 है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। 10 + 1/2 कुछ लोगों को आता होगा, बट अगर कुछ लोगों को नहीं आता तो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, समझ आ गया। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 + 1 हो जाएगा, और इस पूरे पर ये 2 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले था ना, अब ये पूरे पे 2 चला जाएगा। ये एलसीएम मेथड होता है एडिशन का, ठीक है। तो आपको ये आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो आप यहाँ पे समझ लो। तो 20 + 1/2, ठीक है, इसको हम 21/2 कहेंगे, और डिवाइडेड बाई 97.5, ठीक है। तो जब 21 को 2 से डिवाइड करोगे तो 11.5 आ जाएगा, और उसको 97.5 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.10769, ठीक है। ये तो आपकी डेसिमल वैल्यू है, हमें परसेंटेज में चाहिए तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10.77%, राउंड ऑफ वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 10.77%। समझ में आ गया। तो ये जो केस था वो रिडीम का केस था, ठीक है। इसके पिछले वाले हमने जो केस पढ़ा था वो इररिडीमेबल का केस पढ़ा था। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। आपको मैंने इस वीडियो में सभी चीजें कवर अप कर दिया। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हुई है, लेकिन आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट रह चुके हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है। और जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।